हम सरल आवर्त गति के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें इसकी जानकारी के लिए हमें कुछ बातें जो पहले से हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली बात करते हैं हम आवर्ती गति, पेरियोडिक मोशन। आवर्ती गति क्या होती है? जैसे सिंपली हम लोगों ने जो है पृथ्वी की जो गति, चंद्रमा की जो गति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसकी गति कैसी है? बहुत सिंपल है। ये जो है अपनी एक निश्चित समय के अंतराल में अपने पथ को दोहराती है, यानी अपने पथ की क्या करती है? पुनरावृत्ति करती है। इस प्रकार की जो गतियाँ होती हैं जिसमें कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु या कोई भी कण अपनी गति को दोहराता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद, उस गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हमने पृथ्वी की गति की बात करी, हमने चंद्रमा की गति की बात करी, और भी विभिन्न गतियां हैं जो आवर्ती गति के अंदर आप जिनको समझ सकते हैं। इसमें सेकेंडरी हम बात करते हैं दोलन गति। दोलन या कंपनी गति। प्यारे बच्चों, दोलन गति क्या होती है? इसमें जो है जब कोई कण या कोई पिंड या कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर, या हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो जब गति करती है, तो उस गति को हम दोलन या कंपन गति कहते हैं। दोलन गति के रूप में उदाहरण के लिए आपने जैसे दीवार घड़ी सभी लोगों ने देखी होगी। दीवार घड़ी में आपने एक देखा होगा, एक हिलता डुलता एक लोलक सा, वो जो लोलक होता है दीवार घड़ी का, उसे हम सरल लोलक उसको कह सकते हैं। उसकी जो गति है वो दोलन गति या कंपन गति होती है। और प्रत्येक मैटर, प्रत्येक जो पदार्थ जो बना हुआ है, इस पदार्थ के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, इन कणों में भी निरंतर क्या होती रहती है? एक इसी तरह की दोलन या कंपन गति होती रहती है। अर्थात ये कण जो हैं निरंतर अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। अर्थात इस प्रकार की ये हम कह सकते हैं, यदि ये किसी कण की मध्यमान स्थिति है तो ये अपने आप मध्यमान स्थिति के इधर और उधर इस प्रकार से क्या करते रहते हैं? निरंतर मोशन करते रहते हैं। या हम कह सकते हैं ये ऐसे अपने मध्यमान स्थिति के ऊपर नीचे या इधर उधर, तो इसको जनरली हम टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं। और सिंपली हम इसको क्या कैसे समझ सकते हैं? दोलन या कंपनिक गति। इसी में हम आगे बात करते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स, ये क्या होता है? कोई भी जो दोलन करने वाली जो वस्तु है या कोई भी कंपन करने वाली जो वस्तु है, जब वो गति कर रही होती है तो उसमें गति के दौरान, उसकी गति के दौरान उस पर एक बल कार्य करता है, और वो बल उसको हमेशा उसकी मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। सिंपली क्या होता है कि कोई भी वस्तु यदि अपनी मध्यमान स्थिति में है तो मध्यमान स्थिति में उसमें जो नेट फोर्स होता है वो शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा होता है, तो हम कह सकते हैं वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है। अर्थात जब हमारी वस्तु, हमारा कण या हमारा पिंड सरल आवर्त गति दोलन गति कर रहा है या कंपन गति कर रहा है, तो उसमें एक बल कार्य करता है जो हमेशा उस कण को या उस पिंड को या उस वस्तु को उसकी मध्यमान स्थिति की ओर लाने का हमेशा प्रयास करता है।
ऐसे बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। वेरी सिंपल। अगले चरण में हम इसमें चलते हैं। अब हम बात करते हैं मेन, जिसको कि जो आज का हमारा मेन संबोध भी है, आज का हमारा मेन टॉपिक भी है। बात आ रही है सरल आवर्त गति। क्या है सरल आवर्त गति, इसके विषय में हम जानकारी लेते हैं। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। दोलन गति हमने अभी बताई, इसी से रिलेट्स यदि हम सरल आवर्त गति को करना चाहते हैं तो सरल आवर्त गति जो है इसमें कण निश्चित रूप से उसी प्रकार से गति करता है जैसे दोलन गति में या कंपन गति में कर रहा है, अर्थात अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करता है। लेकिन इसमें जो बल कार्य करता है, इसमें जो ये प्रत्यानयन बल कार्य करता है वो उस कण की मध्यमान स्थिति की ओर दिष्ट होता है। यानी कंडीशन समझ लीजिए कि इस प्रकार की गति में कण पर जो दोलन गति कर रहा है उस पर कार्य करने वाला जो बल है वो हमेशा उसकी मध्यमान स्थिति की ओर दिष्ट होता है, और मध्यमान स्थिति से जो कण का विस्थापन होता है उस विस्थापन के वो अनुप्रमाणुपाती होता है। तो ऐसी गति को हम सरल आवर्त गति कह देते हैं। फिर से दोबारा से इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी कण जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो तब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहलाएगा यदि उस पर कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो मध्यमान स्थिति से उस कण के विस्थापन के एक तो अनुप्रमाणुपाती हो और उस बल की दिशा क्या हो, उस कण की मध्यमान स्थिति की ओर दिष्ट हो। तो हम उस दोलन गति को ही सरल आवर्त गति कह देंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम सरल आवर्त गति को कैसे पहचानें। सरल आवर्त गति को हम यदि पहचानना चाहते हैं, हम उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई गति हमारे सामने हो रही है और हमने ये देखना है कि ये सरल आवर्त गति है या नहीं, तो इसको सरल आवर्त गति दिखाने के लिए, इसकी समझ अपने अंदर पैदा करने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे सरल आवर्त गति के प्रतिबंध। सरल आवर्त गति के प्रतिबंध क्या है। तो इसमें मेन जो स्टार पॉइंट है, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, सरल आवर्त गति के लिए क्या चीज जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये जरूरी है कि जो कण है या जो पिंड है या जो वस्तु है उसकी गति अपने मध्यमान स्थिति के क्या होनी चाहिए, इधर उधर या ऊपर नीचे, या सिंपली हम कह सकते हैं उसका मोशन कैसा होना चाहिए, टू एंड फ्रो। पहली शर्त क्या है सरल आवर्त गति की, कि सरल आवर्त गति करने वाला जो कण है वो कैसा होना चाहिए, उसकी गति ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी मध्यमान स्थिति की क्या करे, हमेशा इधर या उधर या ऊपर या नीचे, अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर उसको क्या करना चाहिए, कंपन करना चाहिए। पहली बात। दूसरी चीज देख लीजिए, दूसरी शर्त क्या होगी सरल आवर्त गति के लिए। दूसरी शर्त ये है कि सरल आवर्त गति करने वाला जो पिंड है वो जब मध्यमा स्थिति से विस्थापित होता है, यानी हम उसको विस्थापित करते हैं सरल आवर्त गति कराने के लिए, तो उस पर सदैव एक, जो हमने पहले ही बताया क्या कार्य करता है, एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। ये प्रत्यानयन बल क्या है, ये हमेशा उस सरल आवर्त गति करने वाले कण को क्या करता है भाई, वो उसकी मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है। तो हम दूसरी शर्त इसमें ये कहेंगे कि इस गति में कार्य करने वाला जो ये बल है, जो ये प्रत्यानयन बल है, ये हमेशा उस वस्तु की साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होना चाहिए। पहली बात, प्रत्यानयन बल साम्य स्थिति की ओर दिष्ट। और तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए,
कि ये जो प्रत्यानयन बल है ये उस सरलावर्त गति करने वाले कण की जो मध्यमान स्थिति है, उस मध्यमान स्थिति से उसके विस्थापन की क्या होना चाहिए, अनुप्रमाणपाती होना चाहिए। ये इसकी हमारी तीसरी शर्त होगी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्यानयन बल जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। लेकिन इसकी जो दिशा हो वो हमेशा दिशा कैसी होनी चाहिए उसकी, इसकी दिशा जो है हमेशा विस्थापन के विपरीत होती है। ठीक है, यदि मध्यमान स्थिति से हमारा कण इधर को विस्थापित होता है तो बल की दिशा किधर को होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। ये मुख्य शर्तें, ये तीन शर्तें जो गति सेटिस्फाई करती है, ये तीन शर्तें जिस गति में मौजूद होती हैं उसी गति को हम क्या कह सकते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। अब सरल आवर्त गति के प्रतिबंध जब हमने समझ लिए, अब कुछ सरल आवर्त गति के कुछ एग्जाम्पल जिनसे आप बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप बिल्कुल तय कर पाएंगे कि वास्तव में सरल आवर्त गति होती क्या है। देख लीजिए, मैं आपको बात कर रहा था कि दीवार घड़ी लगी हुई है, और दीवार घड़ी में भी आपने जो एक विशेष, जिसमें एक लोलक जो आपको कैसा लगता है, हिलता हुआ दिखाई देता हुआ, आप जब उसको देखते हैं तो ध्यान करिए उसकी गति कैसी है। देखते हैं आप सिंपली उसको यदि हम सीधा लटकाएं तो कैसे लटकेगा, ऐसे। अब यदि हम उसको उठा करके छोड़ देंगे तो ऐसी गति करता हो। ये कैसी गति है, ये इन्हीं प्रतिबंधों पर आधारित गति है जो हम इससे पहले आपको समझ आ रहे थे कि सरल आवर्त गति की प्रतिबंध क्या है। यानी सिंपली आपकी घड़ी का जो ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम की जो गति है वो कैसी गति है, सरल आवर्त गति। इसी तरह से सिलाई मशीन की हम बात करते हैं। सिलाई मशीन में आप देखते हैं सिलाई मशीन की जो सुई होती है कैसी गति करती है, आप देखते हैं कैसे जाती है वो, ऐसे। उसकी मध्यमान स्थिति है, अपनी मध्यमान स्थिति जब हम उसे सिलाई करते हैं तो सुई कैसे चलती है, ऐसे। उसकी अपनी मध्यमान स्थिति से इधर उधर ये जो गति है ये सरल आवर्त गति के प्रतिबंधों को फॉलो करती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये गतियां क्या हैं, सरल आवर्त गति हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको जो है ये दीवार घड़ी का ये जो पेंडुलम बनाया है, इसकी हम सिंपली बात करते हैं। मैं आपसे बोल रहा था साम्य स्थिति क्या है, माध्य स्थिति क्या है। साम्य स्थिति या माध्य स्थिति किसी भी कण की, किसी भी पिंड की वह स्थिति होती है जिसमें उस पर कार्य करने वाला जो नेट बल है वो नेट बल हमेशा शून्य होता है। अर्थात इस अवस्था में हमारा पिंड रेस्ट में रह सकता है, विराम अवस्था में रह सकता है। तो ये है ये है हमारे पेंडुलम की साम्य अवस्था, इसकी माध्य स्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सारे इसी को कहा जा सकता है। और ये इसके अपने टू एंड फ्रो जो मोशन हो रहे हैं, इस मध्यमान स्थिति के इधर उधर जो ये गति कर रहा है, और इसमें जो एक बल जो हमेशा इसको इसकी मध्यमान स्थिति की ओर लाने का प्रयत्न कर रहा है, ये सारी चीजें जो सरल आवर्त गति के प्रतिबंध में हैं ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दीवार घड़ी का जो पेंडुलम है वो सरल आवर्त गति करता है। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सरल आवर्त गति एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के लंब प्रक्षेप की गति के रूप में। सरल आवर्त गति, इसका दूसरा उदाहरण क्या समझ रहे हैं हम, एक समान वृत्तीय गति करते कण की लंब प्रक्षेप के रूप में। सिंपली है, समझ लीजिए कि अब हम सरल आवर्त गति का जो उदाहरण देख रहे हैं, एक तो हमने दीवार घड़ी की बात करी, दूसरी बात हम किसी कर रहे हैं कि सरल आवर्त गति के उदाहरण के रूप में क्या, एक समान वृत्तीय गति करता हुआ जो कण, उसका जो लंब प्रक्षेप है। अब लंब प्रक्षेप क्या होता है इसको मैं आपको चित्र द्वारा यहाँ पे समझा रहा हूँ। मान लिया ये कोई निर्देश वृत्त है, ये क्या है, कोई निर्देश वृत्त।
इसमें हमारा कोई कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये गति कर रहा है हमारा कण, ये एक समान चाल से, एक समान कोणीय वेग से इस पूरे वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो इसका जो लंब प्रक्षेप है, इसका जो लंब पाद है, वो लंब पाद की जो गति होगी वो सरलावर्त गति होगी। तो कैसे समझेंगे, मैं आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे इसको समझना है, ये समझने के लिए कितना आसान है। ये देखो, इसका वृत्तीय पथ का सेंटर है, केंद्र है, और ये कण है। ये कण क्या कर रहा है, ये कण यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। अब देखो, किसी क्षण हमारा कण गति करते हुए कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया है। तो यदि हम इसका प्रक्षेप खींचते हैं, इसका जो प्रक्षेप है देखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक समान वृत्तीय गति करते कण के लंब प्रक्षेप के रूप में, यानी सरलावर्त गति किसके रूप में, एक समान वृत्तीय गति करता हुआ जो कण है उसका जो लंब प्रक्षेप है उसकी भी गति क्या होगी, सरलावर्त गति होगी। तो कैसे होगी देख लीजिए, ये देखिए, ये इसका लंब प्रक्षेप है। यहाँ पर जब ये कण था तब इसका लंब प्रक्षेप कहां पड़ रहा था, बिंदु O पर आ रहा था। अब ये कण गति करते करते कहां पहुंचा, यहां से देखिए, ये जो इसका लंब प्रक्षेप है, उसका लंब पाद जिसको कह सकते हैं हम, ये बिंदु कहां पर पहुंच गया देख लीजिए, यहां पर पहुंच गया। जैसे जैसे ये कण ऊपर पहुंचेगा, इसका जो प्रक्षेप का जो पाद है ये भी ऊपर की ओर गति करता चला जाएगा, और जब ये कण गति करता हुआ यहां पर आएगा, ये प्रक्षेप यहां पहुंच जाएगा। अब कण अगले चतुर्थांश में जब गति करेगा तो इसका जो लंब प्रक्षेप है ये पुनः नीचे की ओर आएगा। जैसे कण यहां आएगा, लंब प्रक्षेप कहां पहुंच जाएगा, ये एन बिंदु यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो हमारा लंब प्रक्षेप पुनः कहां पहुंच गया, देख लीजिए, हमारा ये जो कण है ये तो वृत्तीय गति कर रहा है, लेकिन इसका प्रक्षेप देखो, इसका प्रक्षेप जब ये यहां था, यहां था, जब ये कण यहां पहुंचा तो इसका प्रक्षेप यहां पहुंच गया। यानी इसके प्रक्षेप की गति इस जो व्यास है, इसके व्यास के अनुदिश ऊपर की ओर हो रही है। जैसे जैसे कण ऊपर पहुंच रहा है, प्रथम चतुर्थांश में यहां पर पहुंचा, हमारा जो ये लंब पाद का जो या लंब प्रक्षेप का जो पाद n है, ये बिंदु n जो है इसी के साथ साथ ऊपर ऊपर यहां पहुंच रहा है। अगले चतुर्थांश में जब ये कण इधर की, अगले चतुर्थांश में गति नीचे की ओर कर रहा है, तो इसका लंब प्रक्षेप जो है, इसका लंब पाद जो बिंदु n है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब इससे अगले चरण में जब ये कण यहां इधर इस तरफ आएगा तो ये लंब प्रक्षेप n नीचे की ओर गति करेगा। अगले चतुर्थांश में जो वापस आएंगे तो इस तरह से ये ऊपर की ओर गति करेगा। यानी लंब प्रक्षेप की गति कैसे हो रही है, यहां पर देखिए, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और फिर ऊपर आ रहा है। देख लीजिए, यही सरलावर्त गति में हम दिखा रहे थे। इस तरह से कण जो है जब अपने मध्यमान स्थिति, ये उस लंब प्रक्षेप की मध्यमान स्थिति मानी जाएगी। यानी इससे ऊपर जा रहा है, फिर यहीं आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। यानी इसकी जो गति है कैसी है, टू एंड फ्रो मोशन है, यही सरलावर्त गति है। ये सरलावर्त गति का एक दूसरा उदाहरण जिसको कि हमने आपके सामने स्पष्ट किया कि किसी भी एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का जो लंब प्रक्षेप होता है उसकी गति भी सरलावर्त गति होती है। आगे देखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं सरलावर्त गति के व्यापक समीकरण। सरलावर्त गति का समीकरण हमें इससे पहले हमने बताया था y बराबर a sin ओमेगा t, वो सरलावर्त गति का समीकरण निकला था। लेकिन अब क्या है, निर्देश वृत्त पर हमारा कण जो है वो गति कर रहा है, लेकिन उसकी जो गति है वो b से प्रारंभ नहीं हो रही है। यानी जब हमने उसको समय का मापन प्रारंभ किया तो हमारा जो कण है वो कहां पहुंच गया था, p0 पोजीशन में पहुंच गया था पहले से। यानी जब हमने समय का मापन प्रारंभ किया तो कण ने पहले से ही कितना कोण अंतरित किया हुआ था अपना, फाई कोण। इसके पश्चात ये t समय में कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है। देख लीजिए, तो ठीक वैसे ही जैसे हमने इससे पहले हमने अपने सरलावर्त गति के समीकरण को व्यक्त किया था,
तो हम बात करेंगे सरलावर्त गति के व्यापक समीकरण को। क्या हुआ, जब हमने इसका समय का मापन प्रारंभ किया तो हमारा कण ऑलरेडी फाई कोण अंतरित कर चुका था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसका जो समीकरण, व्यापक समीकरण प्राप्त होगा आपको, ये तो पहले ही था, t समय बाद इसने ओमेगा कोण इसने घुमाया प्लस फाई, ये इसके व्यापक समीकरण के रूप में व्यक्त आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब सरल आवर्त गति में आयाम यानी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हुआ? एम्पलीट्यूड सरलावर्त गति में जब हमारा कोई कण या पिंड गति कर रहा होता है तो आयाम हम क्या किसको कहेंगे? सरलावर्त गति में आयाम क्या होता है? तो सरलावर्त गति करते हुए अपने मध्यमान स्थिति से कोई भी कण जितना अधिकतम विस्थापन प्राप्त करता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे घड़ी के पेंडुलम की, देख लो, इसने जो अधिकतम विस्थापन यहां से प्राप्त किया, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? सरलावर्त गति में आयाम कहलाएगा। यानी सरलावर्त गति करता हुआ कोई भी कण या कोई भी पिंड अपनी मध्यमान स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापन प्राप्त करता है उसे हम सरलावर्त गति का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। जैसे हम अभी लंब प्रक्षेप की गति पढ़ रहे थे, उसमें आप देखेंगे, देखो इसमें हमारा लंब प्रक्षेप जब सरलावर्त गति करता है तो कितना अधिकतम गति, कितना ये अधिकतम विस्थापन प्राप्त कर सकता है? देखो ये यहां से गति करते 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 कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। तो कितना अधिकतम विस्थापन प्राप्त कर सकता है? ये बहुत सिंपल है, यहां से यहां तक की दूरी यानी वृत्त के केंद्र से और उसकी परिधि तक की दूरी यानी वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या। अर्थात जब एक समान वृत्तीय गति कोई कण कर रहा है तो उसके लंब प्रक्षेप का जो आयाम होगा वो कितना होगा? उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर a। यानी सिंपली आप दोबारा से दोहरा सकते हैं कि सरलावर्त गति करते हुए कण का जो अपने मध्यमान स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन वो प्राप्त करता है वही उसका आयाम कहलाता है। राइट। दूसरी चीज देख लीजिए, आवर्तकाल। पेरियोडिक टाइम। पेरियोडिक टाइम क्या होता है कि कोई भी सरलावर्त गति करता हुआ कण, ठीक है, अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर जब एक चक्कर पूरा लगा लेता है, सपोज कीजिए ये मध्यमान स्थिति है, ये मध्यमान स्थिति है, यहां से कण पहले इधर गया, फिर यहां आया, फिर इधर गया, फिर यहीं आगे, देख लीजिए ये इसका एक चक्कर पूरा हो गया। कितना टाइम लगा? कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देख लीजिए ये इसकी मध्यमान स्थिति है यानी रेस्ट पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से कण विस्थापित किया है, यहां छोड़ा हमने तो ये पहले यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, ये क्या हो गया? ये इसका पूरा एक चक्कर हो गया, ये इसका एक पूरा दोलन हो गया, ये इसका एक पूरा कंपन हो गया। इसमें इसको जितना टाइम लगेगा, इसमें इसको जितना समय लग रहा है, या सिंपली कह सकते हैं कोई भी सरलावर्त गति करता हुआ पिंड एक चक्कर के दौरान जितना समय लेता है वो क्या कहलाता है? उसका आवर्तकाल कहलाता है। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? टी से। हाँ, इसको भी बता देते हैं, आयाम को हमने बताया नहीं डिनोट किससे करते हैं। आयाम को हम डिनोट करते हैं किससे? ए से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बताया भी था हमने कि निर्देश वृत्त पर जो हमारा लंब प्रक्षेप है वो अधिकतम कितना विस्थापन प्राप्त कर सकता है, यानी त्रिज्या के बराबर, यानी वो उसका आयाम है। इसका मात्रक क्या लिखेंगे? देखिए मात्रक में व्यक्त करते चले जाएंगे। इसका मात्रक मीटर में व्यक्त करेंगे। इसका मात्रक किस में व्यक्त करेंगे? मीटर में। एम्पलीट्यूड का मात्रक मीटर में, आवर्तकाल का मात्रक चूंकि समय है, टाइम पीरियड है, पेरियोडिक टाइम है, तो इसको हम सेकंड में व्यक्त करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज देख लीजिए, सरलावर्त गति में
ये शब्दावलियों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इनको जानेंगे नहीं तो हम आगे की जो चीजें हैं उनको समझने में हमें थोड़ा कठिनाई हो सकती है। इसलिए इनमें बड़ा ध्यान से आपको समझना है और इनको आपको अपने आगे के प्रोसेस के लिए ध्यान में रखना है। तीसरी चीज क्या है इसमें? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो, अब सरलावत गति तो कण कर ही रहा है, अब वो सरलावत गति करते हुए 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है वो। अभी तो हम एक चक्कर में समय कितना लग रहा है इसकी बात कर रहे थे। अब वो 1 सेकंड में कितने ज्यादा चक्कर लगा सकता है, चक्रों की संख्या कितनी है उसकी, तो वही क्या कहलाएगी? उसकी आवृत्ति कहलाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं सिंपली कि सरलावत गति करने वाला जो पिंड है या कण है वो प्रति सेकंड कितने दोलन करता है, प्रति सेकंड कितने कंपन करता है, या प्रति सेकंड कितने उसके चक्कर लगते हैं, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। अब उसको हम किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? n से व्यक्त करते हैं, राइट। और इसका मात्रक क्या होता है? चक्कर प्रति सेकंड भी लिखते हैं, चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसका मात्रक हम हर्ट्ज भी लिखते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या लिखा जाता है? हर्ट्ज, यानी आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, राइट। यहां पर यदि हम इन दोनों को रिलेट करना चाहें, आप आवृत्ति और आवर्तकाल को एक दूसरे से इनका संबंध स्थापित करना चाहें, तो देखिए आवर्तकाल क्या है? एक चक्कर में जो समय लगता है, और आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में जो दोलनों की संख्या है। तो बहुत सिंपल है, इनको यदि हम आपस में कोरिलेट करते हैं तो n का जो मान है वो 1/t से प्राप्त किया जा सकता है, या क्या लिख सकते हैं आप लोग? t इक्वल टू क्या हो सकता है भाई? यदि वो 1 सेकंड में n दोलन कर रहा है तो एक दोलन में कितना समय लगेगा उसको? 1/n। बहुत सिंपल, ये देख लीजिए 1/n। तो n इक्वल टू 1/t लिखिए या t इक्वल टू 1/n लिखिए, एक ही बात है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n इंटू टी इक्वल टू ऑलवेज 1। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए कि आवृत्ति और आवर्तकाल का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज कितना आना चाहिए, उसको उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 होगा, उसका मान हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसी में देख लीजिए अगली